हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गंगों पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिखा हुआ है पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स या कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिटी पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स पढ़ेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। देखिए, एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग इसमें सब पढ़ना चाहते हैं, मतलब सब पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन सबका मीनिंग समझना जरूरी है। सबको डिफाइन करते हैं, देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इस तीनों में ये तीनों में अगर देखिएगा तो एक चीज कॉमन है, पॉलिट यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी पॉलिट शब्द कॉमन है और यहाँ भी पॉलिट शब्द कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पॉलिट को पॉलिश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलिट को पॉलिश भी बोला जाता है। और इसका हिंदी मीनिंग समझने का कोशिश कीजिएगा तो इसका मतलब होता है राज्य या नगर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉलिस का मतलब होता है राज्य या नगर। जो यूनानी लोग थे वो राज्य को नगर बोलते थे। ठीक है, जो यूनानी लोग थे ना, उन उन लोग राज्य के बदले में नगर बोला करते थे। अभी के समय में राज्य बोला जाता है। तो राज्य एक ऐसा शब्द है जिसको परिभाषित करने के लिए बहुत सारे रोटी बेलना पड़ा। उसमें अगर कौटिल्य का अर्थशास्त्र का बुक देखिएगा तो उसमें राज्य का परिभाषा अलग है, या उनके परिभाषा में एक मैक्स वेबर जी आते हैं, वो राज्य का अलग परिभाषा देते हैं। तो लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन बना रहती थी कि आखिर राज्य का एक सही मीनिंग क्या निकाला जाए। ठीक है, तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक जगह बैठ करके और राज्य का सही परिभाषा निकाला जाए। ठीक है, तो राज्य का परिभाषा निकालने के लिए लोगों का एक कन्वेंशन हुआ, जिसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? मोंटेविडो कन्वेंशन। क्या बोला जाता है? मोंटेविडो कन्वेंशन। ठीक है, ये मोंटेविडो कन्वेंशन 1933 में हुआ था। और इसमें क्यों हुआ? क्योंकि राज्य को डिफाइन करने के लिए मेनली यही मुद्दा था कि राज्य को एक सही तरीका से कैसे परिभाषित किया जाए। तो उसके लिए मोंटेविडो कन्वेंशन कब? 1933 में हुआ था। और ये मोंटेविडो कहाँ है? तो मोंटेविडो जो है ना, ये उरुग्वे का राजधानी है। किसका राजधानी है? उरुग्वे का राजधानी है। और ये जो उरुग्वे पड़ता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है उरुग्वे। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो मोंटेविडो है। इसमें डिफाइन करने के दौरान बताया गया कि राज्य में सबसे पहले क्या होगा। तो राज्य में सबसे पहले तो मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, यानी लोग होंगे, जिसको हम लोग जनसंख्या भी बोल सकते हैं। तो पहला तत्व उसके लिए निश्चित किया गया कि राज्य होने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? कि उसमें जनसंख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जनसंख्या। जनसंख्या होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, पहले लोग बोले कि राज्य तभी ना बनेगा जब वो वहां पर लोग होंगे। तो पहला कंडीशन क्या लिए? कि उसमें एक निश्चित मात्रा में जनसंख्या होना चाहिए। दूसरा बोला गया कि जब जनसंख्या होगा तो उन लोगों के रहने के लिए जगह भी होना चाहिए। तो उस जगह को रहने के लिए क्या बोला गया?
कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, या बोल सकते हैं क्षेत्रफल होना चाहिए। क्षेत्रफल होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन कि एक निश्चित मात्रा में जनसंख्या होना चाहिए। दूसरा कंडीशन उन लोगों को रहने के लिए निश्चित जगह होना चाहिए। तीसरा बात क्या फिक्स किया गया कि जो तीसरा कंडीशन है, जनसंख्या हो गए, उसमें रहने वाले लोग हो गए, रहने वाले लोगों के लिए जगह हो गया, और तीसरा है कि अब उन लोगों के मतलब एक सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या होना चाहिए? सरकार होना चाहिए। तो तीसरा कंडीशन क्या लिए वो लोग कि तीसरा कंडीशन में सरकार होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। सरकार यानी गवर्नमेंट। तीसरा गवर्नमेंट होगी जो कि लोगों के अधिकार को, कर्तव्यों को बताएगी कि ये क्या गलती है क्या सही है, मतलब उनके अधिकार को देने का काम करेगी। सरकार होगी जैसे कि हम लोग के फैमिली में भी एक मुखिया होते हैं ना, तो उसी तरह से एक राज्य को चलाने के लिए सरकार होना जरूरी है। तो और एक लास्ट कंडीशन जो कि राज्य होने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वो है आपका संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता, सोवरेनिटी। क्या होना चाहिए? संप्रभुता होना चाहिए। अगर संप्रभुता को अलग अलग करके पढ़िए, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, सम का मतलब होता है स्वयं, स्वयं, और प्रभुता का मतलब क्या हो गया? मालिक, यानी स्वयं मालिक, यानी हम अपने घर का मालिक हैं तो अपना डिसीजन खुद लेंगे। यानी इसका हुआ कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अगर इस दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। निर्णय लेने की स्वतंत्रता को संप्रभुता बोला जाता है। यानी किसी भी राज्य के अंदर या बाहर मामले में कोई भी डिसीजन लेना हो तो स्वयं से लिया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? संप्रभुता। आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, उसको क्या बोला जाता है? संप्रभुता बोला जाता है। तो ये राज्य होने का चार मेन तत्व है, जो कि क्या है? जनसंख्या, दूसरा उस पर रहने का क्षेत्रफल यानी एरिया, तीसरा सरकार होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। अगर ये तीनों रहे और ये संप्रभुता न रहे तो उसको राज्य नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मेन यही है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पूछा था किसी एग्जाम में कि राज्य होने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन में चारों था, जनसंख्या, भूभाग यानी एरिया, सरकार, और चौथा संप्रभुता। तो उसका सही आंसर था संप्रभुता था। ठीक है, तो यहाँ से राज्य का परिभाषा निकालने का कोशिश किया गया। कौन सा सम्मेलन? मोंटेविडो सम्मेलन। मोंटेविडो सम्मेलन, मोंटेविडो कहाँ पड़ता है? उरुग्वे का कैपिटल है, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। अब आते हैं बारी बारी से इसको पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट को उठाते हैं पॉलिटी। क्या है? पॉलिटी, जिसको अगर हिंदी में बात करें तो राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। इसको अगर अलग अलग करके पढ़िएगा तो ये राज्य हो गया और ये हो गया व्यवस्था। राज्य का हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। अगर व्यवस्था के बारे में जान जाए और दोनों को जोड़ देंगे तो राज्य व्यवस्था का मीनिंग निकल जाएगा।
तो राज्य हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। अब व्यवस्था क्या होता है? व्यवस्था का अगर बात कीजिएगा, व्यवस्था का मतलब होता है सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। और किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए नियम का जरूरत पड़ता है, रूल का जरूरत पड़ता है। क्या होना चाहिए? किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए नियम या रूल का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ से परिभाषा निकल तो गया, राज्य को चलाने के लिए जिन नियमों का जरूरत पड़ता है, जिन व्यवस्था को जरूरत पड़ता है, उसी को राज्य व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। ये राज्य व्यवस्था का क्या परिभाषा हुआ? किसी भी राज्य को चलाने के लिए जिन नियमों का जरूरत पड़ता है, जिन व्यवस्था का जरूरत पड़ता है, उसको क्या बोला जाता है? राज्य व्यवस्था बोला जाता है, पॉलिटी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, ये कंप्लीट कर लिए। अब इसमें आते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? साइंस का अगर मीनिंग देखिएगा तो इसमें क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है, कौन सी खराब है, क्या अच्छी है। साइंस में यही ना होता है। तो जो राज्य व्यवस्था बनाए हैं, इसमें अब जांच किया जाने लगा कि कौन सी व्यवस्था अच्छी है, कौन सी व्यवस्था खराब है, ठीक है। जैसे अब यहाँ से हम लोग पॉलिटिकल साइंस का हेडिंग डालते हैं, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें अब क्या किया जाता है? जांच किया जाता है कि कौन सी व्यवस्था अच्छी है और कौन सी व्यवस्था खराब है। तो इसमें रिसर्च किया जाता है। क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है। तो जैसे पहले के लोग क्या मानते थे, जैसे जर्मनी में पहले क्या था? ऑटोक्रेसी था। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी निरंकुश शासन जिसको बोला जाता है। निरंकुश शासन, निरंकुश शासन था। कुछ लोग मानते थे पहले कि नहीं, प्लूटोक्रेसी अच्छा है। प्लूटोक्रेसी जिसमें धनिक तंत्र बोला जाता है, यानी धनी लोग, रिचेस्ट पर्सन शासन करते हैं। हमारी इंडिया में कौन सी व्यवस्था है? तो इंडिया में आपको हो जाएगा डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है, इसको लोकतंत्र बोला जाता है। ठीक है, लोकतंत्र है। तो ये मतलब चेक कर किया जाने लगा कि अच्छा ऑटोक्रेसी अच्छा है या प्लूटोक्रेसी अच्छा है या डेमोक्रेसी अच्छा है। तो हमारे इंडिया में कौन सी चलती है? तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, जिसमें कि जनता वोट दे करके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को बनाते हैं। तो ये हो गया पॉलिटिकल साइंस, जिसको राजनीतिक विज्ञान बोला जाता है। दो चीज़ पढ़ लिए, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था पढ़ लिए। उसमें क्या पढ़े हम लोग कि राज्य को चलाने के लिए जिस नियम का जरूरत पड़ता है, उसको क्या बोला जाता है? राज्य व्यवस्था बोला जाता है। राज्य व्यवस्था का मतलब क्या कि जैसे अमेरिका का बात कीजिएगा, अमेरिका में कैसी राज्य व्यवस्था है? तो अमेरिका में 4 साल का शासन रहता है। इंडिया में बात कीजिएगा, अपना प्यारा इंडिया में, तो इंडिया में 5 साल का टेन्यूर रहता है, 5 साल। वही रसिया का बात कर लीजिए, रसिया का बात कीजिए, तो रसिया में 6 साल का भी है। ठीक है, तो ये राज्य व्यवस्था है। और उसके अंदर में जाइएगा तो उसको अब जांच कीजिएगा कि कौन सी व्यवस्था अच्छी है, कौन सी व्यवस्था खराब है। तो उसको बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स, राजनीति पढ़ने वाले हैं। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं?
पॉलिटिक्स राजनीति पढ़ने वाले, पॉलिटिक्स राजनीति। राजनीति। अब देखिए जो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग जो चेक किए हैं कि कौन सी व्यवस्था अच्छी है कौन सी व्यवस्था खराब है, तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं इंडिया को। इंडिया में कैसी व्यवस्था है? डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र है, तो उसी को लेते हैं। अगर डेमोक्रेसी को अप्लाई कर देंगे, अप्लीकेशन उसका कर देंगे, पॉलिटिकल साइंस में मान लीजिए इंडिया को हम ले लिए तो डेमोक्रेसी व्यवस्था है, लोकतंत्र वाला व्यवस्था है, तो उसको अगर अप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे, एप्लीकेशन कर देंगे, तो उसी व्यवस्था को क्या बोला जाता है? पॉलिटिक्स राजनीति बोला जाता है। अप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि अब उसमें क्या इलेक्शन करवा देंगे, पीएम का इलेक्शन, पीएम का चुनाव होता है ना, तो इसी को क्या बोला जाता है? पॉलिटिक्स। सीएम का ले लीजिए, ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन कर दिए, मतलब उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? पॉलिटिक्स बोला जाता है। ठीक, ये भी खत्म, इसके बारे में समझ गए। और नेक्स्ट आता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जिसको क्या बोला जाता है? संविधान बोला जाता है। संविधान बोला जाता है। तो देखिए ये सब जो व्यवस्था बनाए हैं, जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं, जो ये पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी, ये सब का जो नियम लिखा रहता है, जहाँ लिखा होता है ना उसी को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बोला जाता है। ठीक है, जहाँ ये सब नियम को एक जगह लिख करके संग्रहित किया जाता है, लिख करके रखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? संविधान बोला जाता है। ये बात अलग है कि संविधान जो है लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। ठीक है, तो संविधान कितने टाइप का होता है? दो टाइप इस पर आते हैं हम लोग। संविधान दो टाइप का होता है, लिखित और अलिखित होता है। ठीक है, तो ये चारों बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए इसको मिटाते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर ये चारों समझ गए होंगे तो बताइए कि ये जो राज्य का परिभाषा दिए हैं, ये राज्य का परिभाषा जो है चार तत्व है, तो आप लोग बताइए कि ये क्या है? सॉरी, ये कौन सा कंट्री है बताइए? ये कौन सा कंट्री है? अपना प्यारा भारत है, इंडिया, इंडिया है। तो क्वेश्चन ये है कि आप लोग बताइए कि 1947 से पहले भारत एक राज्य था। क्वेश्चन है आप लोगों से कि भारत 1947 से पहले राज्य था। आंसर होगा यस और नो? आंसर होगा नो। आंसर क्या होगा? नो। भारत 1947 से पहले राज्य नहीं था। क्यों नहीं था सर? आइए चेक करते हैं। 1947 से पहले भारत के पास जनसंख्या नहीं थी? बिल्कुल थी, जनसंख्या थी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या उसके पास भूभाग था? हाँ साहब, भूभाग भी था। 1947 से पहले तो अभी से भी ज़्यादा है, क्योंकि अपना पड़ोसी मित्र इंडिया और बांग्लादेश अपना ही एरिया था। तो हाँ सर, ये क्षेत्रफल भी है, यानी भूभाग भी था। क्या सरकार थी? बिल्कुल थी, सरकार भी उस समय थी।
कांग्रेस थी ना, तो सरकार भी थी, लेकिन क्या नहीं था, संप्रभुता नहीं था। क्या नहीं था, भारत के पास संप्रभुता नहीं था। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय लेने की स्वतंत्रता। लेकिन भारत उस समय डिसीजन ले रहा था क्या, अपना निर्णय स्वयं ले रहा था? नहीं, निर्णय लेने के लिए ब्रिटेन की महारानी लिया करती थी उस समय। तो कोई भी डिसीजन होता था तो मेन डिसीजन तो ब्रिटेन की महारानी लिया करती थी। इसीलिए भारत को 1947 से पहले क्या नहीं बोल सकते थे, राज्य नहीं बोल सकते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, 1947 के बाद, 1947 के बाद क्या भारत एक राज्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। चेक करते हैं कैसे। अभी क्या मान लीजिए जनसंख्या, अभी हम लोग बोल सकते हैं भारत को एक राज्य बोल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे बोल सकते हैं। जनसंख्या है भारत में, जनसंख्या तो गर्दा छुड़े हुए हैं। जनसंख्या अभी कितना हुआ है इंडिया का? अगर जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 जनगणना के अनुसार आपका जनसंख्या हो जाएगा 121 करोड़, 121 करोड़। और अभी यूएनओ का रिपोर्ट आया है, यूएनओ द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के में बोला गया है कि जो अपना इंडिया है, अपना इंडिया है, ये 2027 तक चाइना को भी क्रॉस कर जाएगा। पॉपुलेशन के मामला में चाइना को भी पार कर जाएगा। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग किस में ज़्यादा हो रहे हैं? पॉपुलेशन में। ठीक है, तो इंडिया का 2027 में चाइना से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी का अगर जनसंख्या का बात कीजिएगा तो 136 करोड़ के आसपास में जनसंख्या है इंडिया का। ठीक है, तो चाइना का अभी कितना है? तो चाइना का बात कर दीजिएगा, चाइना का बात कीजिएगा तो 142 करोड़ के आसपास में जनसंख्या है। ठीक है, तो इंडिया के पास तो जनसंख्या है, चलिए अच्छी बात है। अब चेक करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी है, कितना क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल का बात कीजिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यानी भारत के पास अभी जनसंख्या भी है, क्षेत्रफल भी है। सरकार है, बिल्कुल सरकार है। सरकार किसकी है? सरकार एनडीए का है। अभी वर्तमान में एनडीए का सरकार है। क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, लिख देते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हम मोदी जी भी बोल सकते हैं, मोदी जी का सरकार है, मोदी जी का सरकार है, तो सरकार भी है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, संप्रभुता है यानी निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल ऐसा। देखिए इसको एग्जाम्पल देकर बताते हैं। अभी हाल ही में, मतलब कुछ दिन पहले, अयोध्या मामले का डिसीजन निकला। तो ये बताइए कि जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो अयोध्या के बारे में, अयोध्या मामला का डिसीजन देने के लिए अमेरिका से पूछा गया, कि चाइना से पूछा, या ब्रिटेन से पूछा, या फ्रांस से पूछा? नहीं ना। इसका मतलब कि आंतरिक मामला है तो अपना
डिसीजन हम खुद लेंगे, दूसरे से क्यों पूछेंगे, है ना। तो आंतरिक मामला, तो आंतरिक के मामले में डिसीजन स्वयं ली। अभी बाहरी मामला का बात करते हैं, तो अपना पड़ोसी जो मित्र तो नहीं बोल सकते हैं, पाकिस्तान है, उससे भी अपना उतना रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। ट्रेड भी बंद है, व्यापार जिसको बुलाता है वो भी बंद है। तो क्या कोई कंट्री आकर बोलता है, क्या बाहर का कंट्री, कि आप पाकिस्तान से व्यापार करो, जो कश्मीर में सैनिक लगाए हो, आर्मी लगाए हो, उसको हटा दो? नहीं ना, मेरा बाहरी मामला है, हम खुद डिसीजन लेंगे, आप लोग कौन होते हैं? ठीक है। तो यानी आंतरिक और बाहरी मामलों में डिसीजन लेने की स्वतंत्रता है, और इंडिया सरकार ले भी रही है। ठीक है। तो इसके पास मतलब क्या है, संप्रभुता भी है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि 1947 के बाद या अभी का जो इंडिया है उसको हम लोग राज्य बोल सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा करके। संविधान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। संविधान, संविधान, तो संविधान कितने टाइप का होता है? संविधान 2 टाइप का होता है, लिखित और अलिखित। संविधान लिखित यानी इसको बोल सकते हैं रिटेन, और इसको बोल सकते हैं अनरिटेन। संविधान 2 टाइप का होता है, लिखित भी होता है और अलिखित। अलिखित को मौखिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अलिखित को मौखिक भी बोला जा सकता है। अलिखित का मतलब ये नहीं हुआ कि संविधान वहां का लिखा ही नहीं गया है। जैसे ब्रिटेन का संविधान का बात कीजिएगा तो वहां ऐसा नहीं है कि संविधान लिखा नहीं गया है, संविधान लिखा गया है। लेकिन क्या होता है कि संविधान को लिखने के लिए बहुत सारे लोगों का जरूरत नहीं पड़ा, संविधान सभा का जरूरत नहीं पड़ा। वहां पर क्या होता है कि परंपरा के आधार पर रानी आते गई, राजा आते गए और अपने अनुसार उसमें अमेंडमेंट लिखते गए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ का संविधान लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है, लेकिन उनको लिखने के लिए किसी सभा का जरूरत नहीं पड़ा, प्रथाओं के आधार पर चलता चला आ रहा है। ठीक है। तो एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं। लिखित संविधान का जो सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल है वो तो भारत है, अमेरिका भी है। अमेरिका है। अलिखित के संविधान का बात कीजिए तो फर्स्ट तो आ जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ये तो सबको याद रहता है, लेकिन एक से नहीं काम चलने वाला है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग टाइप का भी क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को, पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ब्रिटेन है, कनाडा भी है। कनाडा का संविधान भी क्या है? अलिखित है। और बात कीजिएगा तो सऊदी अरब, सऊदी अरब का भी संविधान क्या है? अलिखित है। ये लोग किसको मानते हैं? कुरान, कुरान मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो उनके अनुसार इनका संविधान चलता है। सऊदी अरब हो गया। इजराइल का भी संविधान अलिखित है। इजराइल का संविधान भी अलिखित है। और न्यूजीलैंड ले लीजिए, न्यूजीलैंड का भी संविधान क्या है? अलिखित है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम में तो यही क्वेश्चन पूछेगा था, निम्न में से किसका संविधान अलिखित है? और उसमें सब लोग तो याद करते हैं ये ब्रिटेन, उसमें ब्रिटेन ऑप्शन में था ही नहीं, तो इसलिए एक से काम नहीं चलेगा। उसमें ऑप्शन था कनाडा, तो याद रख लीजिएगा कितना, 1 2 3 4 और 5, 5 ही तो है।
इसे और भी कंट्री है लेकिन मेनली 5 ही है। कौन? ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब, इजराइल और न्यूजीलैंड। ये 5 कंट्री याद रखिए। और लिखित में अपना इंडिया है और अमेरिका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के साथ साथ अमेरिकी संविधान भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन एराइज होता है। अच्छा, एक बात है कि सबसे पहले संविधान बनाने की अवधारणा किस कंट्री ने दिया? सबसे पहले संविधान बनाने की अवधारणा, यहाँ पर एक नोट करके लिख लीजिएगा कि संविधान बनाने की अवधारणा संविधान बनाने की अवधारणा की नई एक मतलब बुक में कुछ नियम लिखना होना चाहिए। तो संविधान बनाने की जो अवधारणा दी है वो है फ्रांस। ठीक है, और जो संविधान शब्द को किसने दिया था सर्वप्रथम? तो उनका नाम था सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन। संविधान शब्द को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? शब्द, वर्ड जिसको बोलते हैं। तो संविधान शब्द को किसने परिभाषित किया, किसने दिया? तो सर हेनरी मैन। और संविधान बनाने की अवधारणा किस कंट्री ने दिया? तो फ्रांस ने दिया। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट था। अब आते हैं भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान। तो भारतीय संविधान को लिखने का श्रेय किनको जाता है, या पिता बोल सकते हैं भारतीय संविधान का पिता? सब लोगों को पता होगा, B.R. अम्बेडकर। क्या? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर को आधुनिक मनु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधुनिक मनु। आधुनिक मनु यानी मॉडर्न मनु बोला जाता है। मॉडर्न मनु बोला जाता है। ये मनु ही क्यों बोला गया? कुछ भी बोल सकते हैं, गोलू बोल सकते हैं, सोनू बोल सकते हैं, टोनू बोल सकते हैं। ये मनु के पीछे क्या लॉजिक है? तो जो मनु थे, आप लोग को थोड़ा बहुत तो पता होगा कि जो मनु को बोला जाता है प्राचीन भारत का, प्राचीन भारत का कानून दाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कानून दाता बोला जाता है। प्राचीन भारत का कानून दाता बोला जाता है मनु को। ठीक है, और ये जो नियम दिए थे प्राचीन भारत में, मतलब कब का? तो वैदिक युग, वैदिक युग का नियम बनाए थे। ठीक है, प्राचीन भारत मतलब कितना पुराना? तो वैदिक युग का। अगर ये देखिएगा वैदिक, तो वैदिक युग किस शब्द से बना हुआ है? वेद से। वेद से बना हुआ है। और वेद का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, लेकिन इसके अगर भाषा बात कीजिएगा, भाषा, तो भाषा संस्कृत है।
वेद का अर्थ ज्ञान होता है, क्योंकि वेद का भाषा कौन सी है, संस्कृत शब्द से लिया गया है। और उस समय संस्कृत कौन पढ़ते थे, आर्य लोग पढ़ते थे, आर्य लोग पढ़ते थे। यानी किस व्यक्ति के लिए ये मनु कानून बनाए थे, तो आर्य लोगों के लिए कानून बनाए थे। और जो बी आर अम्बेडकर हैं, ये हम लोगों के लिए कानून बनाए, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आधुनिक मनु भी बोला जाता है। और मनु के एक पुस्तक भी लिखे हैं, सब लोगों को पता होगा। पुस्तक मान लीजिए मनु के बारे में यहाँ लिखे रहते हैं, सब लोगों को पता होगा, मनु स्मृति। क्या है, मनु स्मृति पुस्तक भी लिखे हुए हैं, जिसमें कि कानून तो लिखे ही हैं, लेकिन उसमें स्त्रियों के बारे में भी लिखा हुआ है। कृपया महिला वर्ग जो है इस बुक को न पढ़ें, क्योंकि महिला के लिए उसमें 3 ही मेनली फैक्ट बताया गया है, 3 काम बताया गया है। पहला पति की सेवा, दूसरा पति का सेवा, और तीसरा भी पति का ही सेवा। लेकिन इस समय ये बुक वैलिड नहीं है, पहले लोग पढ़ते थे, इस समय सब समान, चाहे महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, तो ये है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पिता किनको बोला जाता है, बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है। और अमेरिकी संविधान का अगर पिता का बात कीजिएगा, अमेरिकी संविधान का पिता, तो इनका नाम है थॉमस जेफरसन। क्या है, थॉमस जेफरसन साहब को अमेरिकी संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगर अमेरिकी संविधान का बात कर दीजिएगा तो आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 7 है। इंडिया का बात कर दीजिएगा तो मेन संविधान में जो आर्टिकल था, मेन संविधान में आर्टिकल कितना था, 395। लेकिन अभी का बात कर दीजिएगा नाउ, अभी का तो 448। ठीक है, ठीक। इंडिया में जो संविधान बना है उसमें कितना आर्टिकल है, 448, 448। और अमेरिका के संविधान में आर्टिकल कितना है, 7 है। ठीक है, अमेरिका का संविधान का कुछ फैक्ट देखिएगा तो दुनिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान, दुनिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का। नेक्स्ट, कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी बोल सकते हैं, दुनिया का सबसे छोटा संविधान का बात कीजिएगा तो भी अमेरिका का ही है। और एक देख लेते हैं कि दुनिया का मतलब सबसे पुराना संविधान बोल सकते हैं, सबसे पुराना संविधान का भी बात करें तो भी अमेरिका का संविधान को ही बोला जाता है। एक नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पर, नोट दे करके, कि नया संविधान किसका है, नया संविधान, तो न से नया, तो न से नेपाल। और नेपाल का संविधान कब बना, तो 2015 में बन करके तैयार हुआ था। हाँ, अमेरिका का संविधान जो है, जो जेफरसन साहब थे, वो 1788 में बनाए थे और लागू हो गया 1789 में। जिस प्रकार जो भारतीय संविधान था वो आंशिक रूप से कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949। और पूर्णतः कब लागू हो गया, पूर्णतः ये आंशिक था, क्या था, आंशिक था। पूर्णतः बात कीजिएगा तो सब लोगों को पता है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। जबकि अमेरिकी संविधान का बात कीजिएगा 1788 में बनकर तैयार हुआ
और लागू हुआ 1789 में। ठीक है, तो ये कुछ कुछ फैक्ट है। और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान तो दुनिया का सबसे बड़ा बोल सकते हैं, बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। सबसे छोटा अमेरिका का है, लेकिन सबसे बड़ा भारत का है। ठीक है, और संविधान के बारे में कुछ लोगों का कथन भी है। भारतीय संविधान के बारे में देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर साहब भारतीय संविधान को क्या बोलते हैं? उधार का थैला बोले हुए हैं, उधार का थैला। कथन में है कि बी आर अम्बेडकर साहब भारतीय संविधान को उधार का थैला बोले हुए हैं। एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम है आइवर जेनिंग। क्या नाम है? आइवर जेनिंग। वो बोले हैं भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग। क्या बोले हैं? वकीलों का स्वर्ग बोले हुए हैं। ठीक है, यहां से एक चीज देखिए कि अमेरिका के संविधान में आर्टिकल कितना है? 7। और इंडिया के संविधान में आर्टिकल कितना है? 395। अभी तो कुछ ज़्यादा ही है, 448, 448 है। और राज्य का बात करिएगा, स्टेट, तो स्टेट अमेरिका में 50 है। और इंडिया में बात कीजिएगा, इंडिया में तो स्टेट की संख्या कितना है? स्टेट बात कीजिएगा तो 28 स्टेट है। और यूनियन टेरिटरी का बात कीजिएगा तो 9 है। तो स्टेट 50 है, 7 ही आर्टिकल में खत्म हो गया। और पेज का बात कीजिएगा, अमेरिका संविधान में जो पेज है वो कितना है? 7 पेज है। अभी था ये 7 क्या था, अभी का बात कीजिएगा तो 12 पेज है। ठीक है, 12 पेज है। और इंडिया का बात कीजिएगा पेज के मामला में, इंग्लिश वाले संविधान का बात कर रहे हैं। कौन सा संविधान? इंग्लिश वाले संविधान, तो उसमें 251 पेज है। ठीक है, तो 28 स्टेट है और इसमें 251 पेज हुआ। और अमेरिका में 50 स्टेट है, फिर भी 7 ही पेज में खत्म हो गया। इसका क्या लॉजिक है? ये तो नहीं हो सकता है कि थॉमस जेफरसन साहब के पास केवल 7 ही पेज था और इंडिया के पास जो था अम्बेडकर साहब को फुल्ली छूट था कि आपको जितना पेज का जरूरत पड़ेगा लिखते रहिए, है ना। तो इसका एक लॉजिक है, देखिए उसको एक डायग्राम के थ्रू हम बताते हैं। डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं इंडिया है, इसको मान लेते हैं अमेरिका। अमेरिका मान लेते हैं। इसमें ले लेते हैं हिमाचल प्रदेश, इसमें ले लेते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ ले लेते हैं एमपी है, और यहाँ मान लीजिए पंजाब ले लेते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं JNK। और यहाँ पर ले लीजिए अमेरिका का कुछ स्टेट ले लीजिए, जैसे अमेरिका का स्टेट ले लीजिए, यहाँ टेक्सास ले लीजिए, टेक्सास ले लीजिए। इसमें अगर बात कीजिएगा तो ले लीजिए अलास्का, अलास्का ले लीजिए। यहाँ ले लीजिए आप, ले लीजिए फ्लोरिडा ले लीजिए, फ्लोरिडा। और यहाँ ले लीजिए टेक्सास हो गया, अलास्का, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया ले लीजिए। ये अमेरिका है और ये इंडिया है। इस दोनों डायग्राम को देख करके कुछ इसमें डिफरेंट है तो बताइए, दोनों में आप लोगों को क्या अलग लग रहा है? ये डायग्राम और इस डायग्राम में हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब इंडिया के कंट्रोल में, यानी इंडिया के मतलब अंदर में है। लेकिन ये सब देख रहे हैं बाउंड्री पर है, अमेरिका के बाउंड्री पर है, चाहे वो टेक्सास हो, अलास्का हो, कैलिफोर्निया हो या फ्लोरिडा हो। और यहाँ पर वही कंडीशन जम्मू कश्मीर के साथ है, था बोल नहीं सकते, है तो नहीं। अगस्त 2019 से पहले ये इस टाइप का, ये जो ऐसा डायग्राम दिखाई दे रहा है ये था। रिलेशन यहाँ पर क्या था होने के पीछे लॉजिक था, एक क्या बोल सकते हैं, कोई नंबर बोल सकते हैं, भूतिया नंबर जिसको बोल सकते हैं, आर्टिकल जिसको बोला जाता है 370 था, वही इसको अलग किए हुआ था। ये 370 के चलते इसका अपना संविधान होता था, अपना फ्लैग होता था और अपना राष्ट्रगान भी होता था ये लोग का। लेकिन अगस्त 2019 के बाद से इसका कुछ मैप इस टाइप का हो गया है, मतलब ये फुल रूप से हिमाचल प्रदेश या पंजाब या MP जैसा हो गया है। इसको क्या बना दिया गया है? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो उसी के पीछे, लेकिन ये सब का क्या है, अमेरिकी गवर्नमेंट के साथ इसका हो, अलास्का का हो या फ्लोरिडा हो या कैलिफोर्निया हो, कोई ना कोई एग्रीमेंट है। जैसे ये जम्मू कश्मीर के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट था ना, 370 आर्टिकल था, तो इन लोगों के साथ भी कोई ना कोई एग्रीमेंट है, समझौता है। ठीक है, तो जो थॉमस जेफरसन साहब जो थे, वो जो कानून बनाए थे, वो कानून केवल अमेरिकी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाए थे, अमेरिकी गवर्नमेंट के लिए बनाए थे। इन लोगों का अपना अपना कानून अलग अलग है। लेकिन BR अम्बेडकर साहब जो थे, वो इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कानून बनाए ही थे, साथ ही साथ स्टेट के लिए भी कानून बनाए थे। यही लॉजिक है कि उनके संविधान में पेज की संख्या ज़्यादा हो गया और जो थॉमस जेफरसन साहब जो थे उनमें पेज की मात्रा जो है कम है। ठीक है, तो चलिए तब आज का सेशन यहीं पर आने देते हैं। हाँ, और आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।